नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज मैं आप लोगों के सामने भारत की स्थिति का वर्णन करने जा रहा हूं। भारत की 5 सबसे गंभीर समस्याएं क्या हैं। वैसे तो हर देश में समस्याएं होती हैं, हमारे देश में भी हैं। हमारे देश में हज़ारों समस्याएं हैं, लेकिन उसमें से हमने 5 समस्याओं को प्रमुखता दी है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप भारत के सच्चे हितैषी हैं, भारत के नागरिक तो हैं ही, लेकिन अगर आप शुभचिंतक हैं, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो इन 5 समस्याओं को आप जानिए और इस पर विचार करिए, गहराई से विचार करिए और अपना मत व्यक्त करिए। कोशिश करिए कि ये समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं। भारत की जो 5 समस्याएं हैं, इसका मैं विश्व स्तर से तुलना करूंगा कि अन्य देश इस पर क्या प्रक्रिया स्टैंड रखते हैं, क्या वहाँ की स्थिति है और भारत की क्या स्थिति है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप धीरज रखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगी अच्छे से। मैं जो भी बताऊँगा बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा। देखिए, भारत की जो 5 समस्याएँ हैं सबसे बड़ी, उनमें मैं प्रमुखता देता हूं। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। डाटा क्या कहता है? डाटा ये कहता है, भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत में युवा यानी जिनकी उम्र 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में है, 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र है, उसकी बेरोजगारी दर यानी 2024 में लगभग 18 से 20% तक पहुंच गई थी। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और CMIE रिपोर्ट के अनुसार ये कहता है कि लगभग 20% की बेरोजगारी है, यानी 100 में केवल 80 लोग ही कामकाजी हैं। कामकाजी भी बहुत अच्छे कामकाजी नहीं हैं, बस नाम है कि कामकाजी हैं। ये भी उसकी रिपोर्ट है, 18 से 20%। अगर हम विश्व की तुलना करेंगे तो विश्व की बेरोजगारी दर है 13%, मतलब औसत बेरोजगारी दर 13% है। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया के उन टॉप 20 देशों में आता है जहां युवाओं की बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। यानी भारत 20 देशों की लिस्ट में शामिल है, लगभग 200 देशों में, जिसकी बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। अगर हम विशेष बात देखें तो भारत में डिग्री के बाद भी स्किल की कमी और नौकरियों की अनुपलब्धता एक बड़ी वजह है। अब देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताने जा रहा हूं। पूरे विश्व में सबसे कम बेरोजगारी कहाँ है? सबसे कम बेरोजगारी का मतलब कि कौन सा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा लोग रोजगार में लगे हैं, कोई बेरोजगारी ही नहीं है? तो वो देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बेरोजगारी दर लगभग 2%, यानी 100 में 98 लोग रोजगार करते हैं। रोजगार में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अपना धंधा, स्टार्टअप सब शामिल है। 98 लोग 100 में रोजगार करते हैं। केवल 2% ही ऐसे हैं जो बेरोजगार रह जाते हैं। 2% मतलब कुछ नहीं, नथिंग। कह सकते हैं कि लगभग टोटल रोजगार है वहाँ सबके पास। सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है ड्यूल एजुकेशन सिस्टम। स्विट्जरलैंड का ड्यूल एजुकेशन सिस्टम क्या है? बच्चे स्कूल के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं, जिससे उन्हें नौकरी मिलना आसान हो जाता है। यानी थ्योरिकल तो पढ़ते ही हैं, किताबी ज्ञान तो लेते ही हैं, लेकिन उसी स्कूल में जहां उनको किताबी ज्ञान मिलता है वहीं उनको स्किल ट्रेनिंग भी मिलती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में स्किल ट्रेनिंग के लिए उनको अलग से कोर्स करना पड़ता है, वहाँ साथ में कराया जाता है। हर छात्र को कौशल सिखाया जाता है, न कि सिर्फ डिग्री दी जाती है। इसका रीज़न है जो कि स्विट्जरलैंड में सबसे कम बेरोजगारी है। ये है हमारी भारत की पहली समस्या। भारत की स्थिति क्या थी? दूसरी की हम बात करें, भ्रष्टाचार, करप्शन। ये दूसरी समस्या हम मानते हैं। भारत की स्थिति क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक थी 93। 180 देशों का सर्वे किया गया था, उसमें 93, यानी भारत से अच्छे 92 लोग हैं भ्रष्टाचार में। भारत 93वें स्थान पर आता है। सोचिए, विश्व की अगर तुलना करेंगे तो टॉप देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, 1 से 10 रैंकिंग। यानी सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है? डेनमार्क और फिनलैंड में। अब रैंकिंग के अनुसार अगर हम निष्कर्ष निकालें तो भारत की स्थिति मध्य से गंभीर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है। मध्य से गंभीर। विशेष बात, सरकारी योजनाएं और फंड अक्सर नीचे तक आते आते लीकेज हो जाते हैं। यानी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका पैसा लाभार्थी तक पूरा का पूरा नहीं पहुंच पाता, सही से नहीं पहुंच पाता। आप देखिए, भारत सरकार ने शौचालय बनवाया है,
आप सर्वे कर लीजिए, लगभग हर गांव में शौचालय बन गया है, लेकिन उसकी क्या स्थिति है? उसका रीज़न ये है कि जो पैसा वहाँ से मिला वो लाभार्थी को पूरा का पूरा मिला भी नहीं, या बनवा दिया गया, उस पैसे में भी बचा लिया गया। तो इसलिए आप एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। अब भ्रष्टाचार में अगर हम विश्व स्तर की बात करेंगे तो सबसे अच्छा देश है डेनमार्क, यूरोपियन कंट्री है। रैंक इसकी नंबर 1 है 2023 में। सबसे अच्छी बात वहाँ की क्या है? पारदर्शी सरकार है, डिजिटल सेवाएं हैं और कड़ा कानून है। पारदर्शी सरकार का मतलब सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी काम करती है, वो एकदम सार्वजनिक होता है, पब्लिश होता है, सबको सब कुछ पता होता है कि सरकार क्या योजना बना रही है, क्या करने वाली है, सबकी राय से काम होता है और सारी चीज़ें लगभग डिजिटल है, मतलब ऑनलाइन सिस्टम है और कानून बड़ा कड़ा है। जनता को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होती है, इसीलिए कोई भी रिश्वत आसानी से नहीं ले सकता। जब जनता जागरूक ही हो जाएगी तो रिश्वत कहाँ कोई अधिकारी ले पाएगा। भारत की जो तीसरी सबसे प्रमुख समस्या है वो है शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भारत की स्थिति अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल एजुकेशन पहुंच तो है, यानी सबके पास शिक्षा पहुंच गई है, लेकिन गुणवत्ता कम। भारत में पीसा टेस्ट प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में वर्षों से भाग नहीं ले रहा है, लेकिन पिछली रैंकिंग 2009 में 74 देशों में 73वें स्थान पर था। सोचिए 2009 से भारत इस सर्वे में भाग ही नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसकी रैंकिंग लगभग सबसे अंत में आती है। 2009 में जो रैंकिंग आई थी 74 देशों में, उसमें 73वां स्थान भारत का था। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता सबसे खराब है, कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। इस रैंकिंग के अनुसार विश्व की अगर तुलना करेंगे तो फिनलैंड नंबर 1 पर आता है। सबसे अच्छी एजुकेशन पूरी दुनिया में फिनलैंड की है। फिनलैंड में 100% लोग साक्षर हैं। उसका कारण क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है फिनलैंड की? विश्व में शिक्षा प्रणाली के लिए ये प्रसिद्ध है। फिनलैंड यूरोपियन कंट्री है। सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है कि वहाँ होमवर्क और एग्ज़ाम का दबाव नहीं है, लेकिन हर बच्चे को सीखने में आनंद आता है, यानी वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं होता। मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, मज़ा आ जाएगा आपको देख करके सुन करके। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। आज मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूं कि पूरी दुनिया में फिनलैंड शिक्षा के लिए नंबर 1 है। आप झांकी देख लीजिए थोड़ी सी। होमवर्क भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसका इतना बड़ा बैग होता है, उसको दिन भर के लिए होमवर्क दे दिया जाता है। वहाँ होमवर्क नहीं दिया जाता, बच्चों को खेलने के लिए कहा जाता है। और एग्ज़ाम नहीं होता, बोर्ड एग्ज़ाम वहाँ होता ही नहीं छोटे बच्चों का, 15 साल तक के बच्चों का, 18 साल तक के बच्चों का, यानी उनको एग्ज़ाम ही नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम आगे अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तो वहाँ होमवर्क और एग्ज़ाम का दबाव नहीं, लेकिन हर बच्चे को सीखने में आनंद आता है। शिक्षक बहुत सम्मानित होते हैं और उनकी ट्रेनिंग मजबूत होती है। अगली बात, शिक्षा मुफ्त और बराबरी से सबके लिए उपलब्ध है, यानी वहाँ पे शिक्षा सबके लिए मुफ्त है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। फिनलैंड में 98% सरकारी विद्यालय हैं, केवल 2% ही प्राइवेट विद्यालय हैं। वो भी प्राइवेट विद्यालय में आधी हिस्सेदारी लगभग सरकार की होती है। कोई भी फीस मनमानी नहीं ले सकता, न ड्रेस के लिए न कॉपी किताब के लिए। कह सकते हैं कि लगभग सारी शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे मुफ्त है छोटे बच्चों के लिए, और सरकारी है, यानी कि सरकारी आदमी तो बच्चों को पढ़ाएगा ही विद्यालय में, प्राइवेट व्यक्ति भी वहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वहीं है ही। भारत की स्थिति आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। मैं अगले पार्ट में विस्तार से आपको बताऊंगा। चलिए, अगली जो समस्या है भारत की वो है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में भारत नंबर 1 हो चुका है इस समय, चीन को भी पछाड़ दिया है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, संसाधन सीमित हैं, तो समस्या तो हज़ारों आएगी उसके साथ। भारत की स्थिति देखिए कि चीन को पछाड़ चुका है, 142 करोड़ की आबादी हो गई है, विश्व में नंबर 1 है। अब इसका रीज़न ये है कि युवा जनसंख्या लाभ बन सकती है। मतलब अगर देखिए, जनसंख्या बढ़ने से एक लाभ भी होता है अगर वहाँ पे बेरोजगारी न हो तो, लेकिन जनसंख्या है, संसाधन सीमित हैं, शिक्षा की गुणवत्ता खराब है, करप्शन है,
तो इसलिए बेरोजगारी दर बहुत हाई होगी, जिसके कारण हजारों समस्याएं होंगी। जापान पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, नंबर 1। जापान की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, जापान से लोगों को सीखना चाहिए। वहाँ जनसंख्या स्थिर है, यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में कम हो रही है, और वहाँ की सरकार चिंतित हो गई है क्योंकि वहाँ पे लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बच्चे पैदा करता है, सरकार उसको प्रोत्साहित करती है, पुरस्कृत करती है सार्वजनिक मंचों पे कि आपने बच्चा पैदा किया। ऐसा आप सोचिए, मतलब इस तरह से। भारत में क्या है, भारत में तो क्या कहना है, छोड़िए। सबसे अच्छी बात, सरकार ने समय पर जनसंख्या नीति बनाई और लोगों में जागरूकता फैलाई। जापान की बात हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और जीवन स्तर इतना अच्छा बनाया कि लोग स्वयं सीमित परिवार चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि परिवार बड़ा हो। और आखिरी जो 5वीं समस्या है, हम जिसको समझते हैं, वो है धार्मिक या जाति विभाजन और सामाजिक असहिष्णुता, कम्युनल एंड सोशल डिवाइड। इस समय बहुत चर्चा में है। आपने देखा होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारी प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और समाजवाद, यानी कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो भी कहें, और समाजवाद, ये 2 शब्द जोड़े गए थे। इसको लेकर के इस समय बहुत विवाद चल रहा है, उस पर कभी हम आगे बात करेंगे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। भारत किसी दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है, यानी कि इस तरह के मामले, जातिगत, धार्मिक, इस तरह के जो विवाद हैं, वो पूरी दुनिया में भारत टॉप 10 में आता है। विश्व की अगर तुलना करेंगे तो पश्चिमी देश कनाडा इसमें नंबर 1 पर है। कनाडा में इस तरह की बहुत कम बात होती है। वहाँ एकदम सेकुलरिज्म है, सबको समान अधिकार है, जातिगत धार्मिक आधार पे बहुत कम वहाँ पे झगड़े होते हैं, इसकी चर्चा ही नहीं होती है। सबसे अच्छा देश सेकुलरिज्म के तौर पे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है। ये सहिष्णु और विविधता स्वीकारती हैं, यानी यहाँ बहुत अधिक डाइवर्सिटी है। एक ही क्लासरूम में हर धर्म के लोग बैठेंगे, हर जाति के लोग बैठेंगे, हर क्षेत्र के लोग बैठेंगे, कोई समस्या नहीं होती। वहाँ पे जितनी ही डाइवर्सिटी होती है, जितनी ही ज़्यादा, ये है भी अमेरिका में भी आप देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब जितनी ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग धर्म संस्कृति से बच्चे एक साथ मिल के पढ़ेंगे, वहाँ बच्चों का मानसिक स्तर बहुत हाई होगा, वो बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि विद्यालय में बच्चे सिर्फ विद्यालय के अध्यापक से ही नहीं सीखते, अध्यापक से तो सिर्फ 25% सीखते हैं, 75% उस विद्यालय के माहौल से सीखते हैं, उस विद्यालय में किस तरह के बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी है, अनेक धर्म संस्कृतियों के बच्चे एक साथ जब पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक केरल की संस्कृति का बच्चा है, एक उत्तराखंड की। अब केरल और उत्तराखंड के 2 बच्चे एक क्लासरूम में हैं, एक हॉस्टल में हैं। ज़रा सोचिए, उत्तराखंड वाले को केरल की भी पूरी जानकारी हो जाएगी अच्छी, केरल वाले को उत्तराखंड की भी संस्कृति की अच्छी जानकारी हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, उनका मानसिक स्तर बढ़ेगा, समझ की क्षमता बढ़ेगी। भारत में ये अभी नहीं हो पाया है। भारत में आप देखेंगे लड़कियों के लिए अलग विद्यालय बना दिया गया है, लड़कों के लिए अलग विद्यालय बना दिया गया है। जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी समझते हैं, उनकी अलग क्लासरूम, इंग्लिश वालों की अलग क्लासरूम। समस्याएं हैं, और कोशिश ये करते हैं कि एक वर्ग के लोग एक ही जगह हों, दूसरे वर्ग के लोग दूसरी जगह हों। ये बहुत ही घातक है हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए। अब अगर हम इसमें बात करेंगे कनाडा की, कनाडा जो कि नंबर 1 पे आता है, सबसे सहिष्णु देश, तो धार्मिक, जाति और लैंगिक समानता में विश्व के टॉप देशों में शामिल है। सबसे अच्छी बात यह है कि कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। वहाँ डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, न कि बांटा जाता है। तो भारत की ये 5 गंभीर समस्याओं का हमने जिक्र किया, और हमने इन भारत की स्थिति और विश्व की स्थिति से तुलना भी किया, और भारत किस स्थान पर है ये भी आपको हमने बताया। इसके अलावा बहुत समस्याएं हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। इन 5 में आपको क्या लगता है कि सबसे गहरी समस्या क्या है, आपका इस पर क्या विचार है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, जागरूक हों और अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।